गोपाल की रान पर जब ये बड़ा पोड़ा निकला तो इसके औसान खता हो गए। गर्मियों का मौसम था, आम खूब हुए थे। बाजारों में, गलियों में, दुकानदारों के पास, पीरी वालों के पास जिधर देखो आम ही आम नजर आते। लाल, पीले, सब्ज, रंगारंग के। सब्जी मंडी में तोक के हिसाब से हर किस्म के आम आते थे और निहायत सस्ते दामों फरोख्त हो रहे थे। यूं समझिए कि पिछले बरस की कसर पूरी हो रही थी। स्कूल के बाहर चूटू राम फल फरोश से गोपाल ने एक रोज खूब जी भर के आम खाए और जेब में से एक महीने के बचाए हुए जितने पैसे जमा थे सब के सब इन आमों पर खर्च कर दिए, जिनके गोदे और रस में शहद गुला हुआ था। इस रोज छुट्टी के वक्त आम खाने के बाद उंगलियां चाटते हुए गोपाल को स्कूल के हलवाई से दूध की लस्सी पीने का ख्याल आया था और इस ख्याल को अमली जामा पहनाने की खातिर इसने गंडाराम हलवाई से पाव भर दूध की लस्सी बनाने को कहा भी था, मगर हलवाई ने यह कहकर इनकार कर दिया था, बाबू गोपाल, पहला हिसाब चुका दो तो और उधार दूंगा, वरना नहीं। गोपाल ने अगर आम ना खाए होते या अगर इसकी जेब में थोड़े बहुत पैसे होते तो वहीं कड़े कड़े गंडाराम का हिसाब चुका देता और कुछ नहीं तो नकद दान देकर लस्सी का वो गिलास ले लेता जिसमें बर्फ का टुकड़ा डुबकियां लगा रहा था और जिसे हलवाई ने बुरा समूह बनाकर अपने पीछे लोहे के ताल पर रख दिया था। मगर गोपाल कुछ भी ना कर सका और इसका नतीजा ये हुआ कि चौथे रोज उसकी रान पर यह बड़ा पोड़ा निकल आया और 3-4 रोज तक उबरता रहा। गोपाल के औसान खता हो गए। इसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। वो पोड़े से इतना परेशान नहीं था जितना इसके दर्द से, और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि पोड़ा दिन ब दिन लाल होता चला जा रहा था और इसके मुंह पर बदन की जली पड़ना शुरू हो गई थी। बाज़ औक़ात गोपाल को ये मालूम होता कि पोड़े के अंदर कोई हंडिया उबल रही है और इसके अंदर सब कुछ एक ही उबाल में निकलना चाहता है। ये चीजें उसे बहुत परेशान कर रही थी और पोड़े की जसामत देखकर एक मर्तबा तो उसे ऐसा मालूम हुआ था कि इसकी जेब में से कांच की गोली निकलकर इसकी रान में घुस गई है। गोपाल ने घर में पोड़ी की बाबत किसी से जिक्र ना किया। वो जानता था अगर पिताजी को इसका पता चल गया तो वो अपने ताने की मक्खियों का सारा गुस्सा इसी पर निकालेंगे और बहुत मुमकिन है कि वो उसे इस चिड़ी से पीटना शुरू कर दें जो तोड़े रोज हुए गरदारी वकील की मुंशी ने वजीराबाद से उन्हें तोहफे के तौर पर लाकर दी थी। माँ का मिजाज भी कम गर्म ना था। वो अगर उसे आम खाने के जुर्म की सजा ना देती तो इस गलती पर उसके कान खींच खींच कर जरूर लाल कर देती कि उसने घर के बाहर अकेले अकेले आम क्यों उड़ाए। इसकी माँ का उसूल था कि गोपाल, अगर तुझे जहर भी खाना हो तो घर में खाना। गोपाल अच्छी तरह जानता था कि उसे उसूल के पीछे इसकी माँ की सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि गोपाल की मुंह के साथ इसका मुंह भी चलता रहे। कुछ भी हो, गोपाल की रान पर पोड़ा निकलना था, निकल आया। इसका बायस जहां तक गोपाल समझ सका था वही आम थे। इसने पोड़ी की बाबत घर में किसी से जिक्र ना किया था। इसको अपने पिताजी की वो डांट अच्छी तरह याद थी जो गुसलखाने के अंदर बताई गई थी। इसके पिताजी लालू परशोत्तम दास तानेदार लंगोट बांधे नल की दार के नीचे अपनी गंजी चंदिया रखे और बड़ी तोंद बढ़ाए मूंछों में से आम का रस चूस रहे थे। सामने बाल्टी में 1 दर्जन के करीब आम पड़े थे जो उन्होंने सुबह सवेरे एक ठेले वाले से इसका चालान काटकर हासिल किए थे। गोपाल बाप की पेट मल रहा था और मेल की मरोड़ियां बना रहा था। जब इसने हाथ साफ करने के लिए बाल्टी में डाले थे और चुपके से एक आम उड़ाना चाहा था तो लाला जी ने बड़े जोर से इसका हाथ झटक कर छोटे से आम को मूंछों समेत मुंह में डालते हुए कहा, बेशरम, तुझे बड़ों का लिहाज करना जाने कब आएगा। और जब गोपाल ने रोनी सूरत बनाकर कहा था, पिताजी, आम खाने को मेरा भी जी चाहता है, तो थानेदार साहब ने आम की गुठली चूसकर मोरी में फेंकते हुए कहा था, गुपू, तेरे लिए आम बहुत गर्म है, पोड़ी पंसियां चाहता है तो बेशक खा ले, 2-3 बारिशें और हो लेने दो, फिर खूब टाट के खाइयो। तेरी माँ से कहूंगा वो लस्सी बना देगी, चल अब पेट मल। और गोपाल ने ये रुकावट की बात सुनकर खामोशी से अपनी पिताजी की पेट मलना शुरू कर दी थी और आम की मिठास ने जो पानी इसके मुंह में भर दिया था उसे देर तक निगलता रहा था। इसके दूसरे रोज इसने आम खाए और चौथे रोज इसकी रान पर पोड़ा निकल आया। उसके पिता की बात सच्ची साबित हुई। अब अगर गोपाल घर में किसी से इस पोड़ी की बात
करता तो जाहिर है खूब पिटता। यही वजह है कि खामोश रहा और पोड़े का बढ़ाव बंद करने की तदबीरें सोचता रहा। एक रोज इसके पिताजी ताने से वापसी पर जब घर आए तो इसके हाथ में एक लंबी सी बत्ती थी। गोपाल की माँ को आवाज देकर उन्होंने ये बत्ती इसके हाथ में देकर कहा, ले आज बड़ी काम की चीज लाया हूँ। बम्बई का मरहम है, 100 दवाइयों की एक दवा है, पोड़े पंसी की बहार है, जरा सा पाहा पोड़े पर लगा दोगी यूं आराम आ जाएगा यूं। बम्बई का खालिस मरहम है, संभाल के रख। गोपाल अपनी बहन निर्मला के साथ सेहन में गेंद बल्ला खेल रहा था। इत्तेफाक की बात है, जब थानेदार जी मरहम देकर अपनी पत्नी को कुछ समझा रहे थे तो निर्मला ने जोर से गेंद फेंकी। गोपाल का ध्यान बाप की तरफ था। गेंद पोड़े पर जोर से लगी। गोपाल बिलबिला उठा, लेकिन दर्द को अंदर ही अंदर पी गया। वो स्कूल में मास्टर हरिराम के मशहूर बेत की मार खाकर दर्द सहने का आदी हो चुका था। इधर गोपाल के पोड़े पर गेंद लगी, उधर इसके बाप की आवाज बुलंद हुई, जरा सा पाहे पर लेप करके लगा दोगी यूं आराम आ जाएगा यूं। और यूं के साथ ही इसके बाप की चुटकी ने गोया गोपाल के सोए हुए दिमाग की चुटकी भर ली। इसको अपने दर्द का इलाज मालूम हो गया। इसकी माँ ने मरहम की बत्ती सामने दालान में सिलाई की पटारी में रख दी। गोपाल को अच्छी तरह मालूम था कि इसकी माँ आमतौर पर सिलाई की पटारी ही में सब संभालने वाली चीजें रखा करती है। सबसे ज्यादा संभालने वाली चीज वो मोचना था, जिससे इसकी माँ हर 10वीं 15वीं रोज अपने तंग माथे के बाल साफ किया करती थी। ये बिला शक व शुबा सिलाई की पिटारी में इस पुड़िया समेत मौजूद था, जिसमें क्वेलों की सफेद राख जमा रहती थी, जो इसकी माँ बाल नोच कर माथे पर लगाया करती थी। ताहम गोपाल ने अपना इत्मीनान करने के लिए गेंद दालान में फेंक दी और इसको पलंग की नीचे से निकालते हुए अपनी माँ को सिलाई की पिटारी में मरहम रखते हुए देख लिया। दोपहर को इसने अपनी बहन निर्मला को साथ मिलाकर छोटी कैंची, जिससे इसका बाप उंगलियों के नाखून काटता था, मरहम की बत्ती और अपने बाप के पजामे से बचा हुआ लट्टे का वो टुकड़ा हासिल कर लिया, जिससे इसकी माँ एक और टुकड़े को साथ मिलाकर शिलवार की मियानी बनाना चाहती थी। दोनों ये चीजें लेकर ऊपर कोटे पर चले गए और बरसाती के नीचे क्वेलों की बोरियों के पास बैठ गए। निर्मला ने अपनी जेब से लट्टे का टुकड़ा निकालकर अपनी रान पर शिलवार के फिसलते हुए रेशमी कपड़े पर पिलाकर जब गोपाल की तरफ अपनी नाचती हुई आंखों से देखा तो इस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि 11 बरस की ये कमसिन लड़की, जो दरियाई सरकंडे की तरह नाजुक और लचकीली थी, एक बहुत बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। इसका नन्हा सा दिल, जो इस वक्त तक सिर्फ माँ बाप की झड़कियों और गुड़ियों के मेले होते हुए चेहरों की फिक्र से धड़कता था, अब अपनी बाई की रान पर पोड़ा देखने के ख्याल से धड़क रहा था। इसकी कान की लवें लाल और गर्म हो गई थी। गोपाल ने घर में अपने पोड़े की बाबत किसी से जिक्र ना किया था, लेकिन अब उसे निर्मला को सारी बात सुनाना पड़ी कि किस तरह उसने चोरी चोरी आम खाए और लस्सी पीना भूल गया और इसकी रान पर पैसे के बराबर पोड़ा निकल आया। जब इसने अपनी राम कहानी सुनाकर निर्मला से राजदाराना लहजे में कहा था, देख निर्मला, घर में ये बात किसी से ना कहियो, तो निर्मला ने बड़ी मतीन सूरत बनाकर जवाब दिया कि मैं पागल थोड़ी हूँ। गोपाल को यकीन था कि निर्मला ये बात अपने तक ही रखेगी, चुनाचे इसने पजामे को ऊपर उड़स लिया। निर्मला का दिल धक धक करने लगा। जब गोपाल ने बैठकर अपना पोड़ा दिखाया तो निर्मला ने दूर ही सी अपनी उंगलियों से उसे छुआ तो इसके बदन पर एक जुरजुरी सी तारी हो गई। सीसी करते हुए इसने उभरे हुए लाल पोड़े की तरफ देखा और कहा, कितना लाल है, अभी तो और होगा। गोपाल ने अपने मर्दाना हौसले का इजहार करते हुए जवाब दिया। निर्मला ने हैरत से कहा, सच? अभी तो कुछ लाल नहीं है। जो पोड़ा मैंने चरण जी के मुंह पर देखा है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और लाल था। गोपाल ने पोड़े पर 2 उंगलियां फेरी। तो अभी और बढ़ेगा। निर्मला आगे सिरक आई। क्या पता है, अभी तो और बढ़ता चला जा रहा है। गोपाल ने जेब में से मरहम की बत्ती निकाल कर कहा। निर्मला से हम सी गई, इस मरहम से तो आराम आ जाएगा ना। गोपाल ने बत्ती के एक सिरे पर से कागज की तय जुदा की और अस्बात में सर हिला दिया। इसका पाहा लगाने ही से पट जाएगा। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि इसके कान के पास रबड़ का गुब्बारा पट गया है। इसका दिल धक से रह गया।
और इसके अंदर जो कुछ है फूट बहेगा। गोपाल ने मरहम को उंगली पर उठाते हुए कहा। निर्मला का गुलाबी रंग अब बम्बई के मरहम की तरह पीला पड़ गया था। उसने धड़कते हुए दिल से पूछा, मगर ये पोड़े क्यों निकलते हैं भैया? गर्म चीज खाने से, गोपाल ने एक माहिर तबीब के से अंदाज में जवाब दिया। निर्मला को वो 2 अंडे याद आ गए जो उसने 2 माह पहले खाए थे। वो कुछ सोचने लगी। गोपाल और निर्मला के दरमियान चंद बातें और हुई। इसके बाद वो असली काम की तरफ मुतवज्जह हुए। निर्मला ने लट्टे का एक गोल पाहा काटा बड़ी नफासत से। ये रुपए के बराबर था और इसकी गुलाई में मजाल है जरा सा नुक्स भी हो। इस तरह गोल था जिस तरह निर्मला की माँ हाथ की बनी हुई रोटी गोल होती थी। गोपाल ने इस पाहे पर थोड़ा सा मरहम लगा दिया और उसे अच्छी तरह पिलाने के बाद पोड़े की तरफ गौर से देखा। निर्मला गोपाल की ऊपर झुकी हुई थी और गोपाल की हर हरकत को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। गोपाल ने जब पाहा अपने पोड़े के ऊपर जमा दिया तो वो कांप गई, जैसे उसके बदन पर किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया। अब आराम आ जाएगा ना? निर्मला ने नीम सवालिया अंदाज में कहा। गोपाल जवाब देने भी ना पाया था कि बरसाती के बराबर वाली सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज सुनाई दी। ये इनकी माँ थी जो गालिबन कोयला लेने के लिए आ रही थी। गोपाल और निर्मला ने बैक वक्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और कुछ कहे सुने बगैर सब चीजें इकट्ठी करके उस पुराने संदूक के पीछे छुपा दी जहां इनकी बिल्ली सुंदरी बच्ची दिया करती थी, और चुपके से भाग गए। यहाँ से भागकर गोपाल नीचे गया तो इसके बाप ने उसे बाहर फलूदा लाने के लिए भेज दिया। जब वापस आया तो उसी गली में निर्मला मिली। फलूदे का गिलास उसके हवाले करके वो चरण जी के घर चला गया और इस तरह इन चीजों को अपनी जगह पर रखना भूल गया जो माँ के अचानक आ जाने से उसने और निर्मला ने संदूक के पीछे छुपा दी थी। चरण जी की यहाँ वो देर तक ताश खेलता रहा। खेल से फारिग होकर जब वो चरण जी के बगल में हाथ डाले कमरे से बाहर निकल रहा था तो किसी बात पर इसका दोस्त हंसा और इसके दाहिने गाल पर पोड़े का निशान लंबी सी लकीर बन गया। इसको देखकर फौरन ही अपने पोड़े का गोपाल को ख्याल आया और इस ख्याल के साथ ही इसे वो चीजें याद आ गई जो संदूक के पीछे पड़ी थी। चरण जी के बगल से हाथ निकालकर वो भागा। घर पहुंचकर इसने वहां की फिजा देखी। इसकी माँ सेहन में बेटी इसके बाप से मिलाप अखबार की खबरें सुन रही थी। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। गोपाल इनके पास से गुजरा। दोनों ने इसकी तरफ देखा मगर इससे कोई बात ना की। गोपाल को इत्मीनान हो गया कि अभी तक उसकी माँ ने अपनी सिलाई की पिटारी नहीं देखी। चुनाचे वो चुपके से कोटे पर चला गया। बड़े कोटे को तय करके दरवाजे के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि उसके कदम रुक गए। संदूक के पास बेटी निर्मला कुछ कर रही थी। गोपाल पीछे हट गया और चुप कर देखने लगा। निर्मला बड़े इन्हमाक से पाहा तराश रही थी। उसकी पतली पतली उंगलियां किंची से बड़ा नफीस काम ले रही थी। पाहा काटने के बाद उसने थोड़ा सा मरहम निकालकर इस पर पिलाया और गर्दन झुकाकर अपने कुर्ते के बटन खोले। सीने की दाहिनी तरफ छोटा सा उबार था। ऐसा मालूम होता था कि नलकी पर साबुन का छोटा सा नामुकम्मल बुलबुला अटका हुआ है। निर्मला ने पाहे पर फूंक मारी और उसे इस नन्हे से उबार पर जमा दिया।